Dear students, I am Chaya Chauhan, Assistant Professor Pharmaceutical Chemistry, RKGIT College, Ghaziabad. I am taking your lecture on Medicinal Chemistry 1, BP402T, and this is my lecture 6 from Unit 1, and the topic of this lecture is Phase 1 drug metabolic reactions. So, you know, all the drug activity does not depend on the interaction with the receptor. It is also depend on the pharmacokinetic processes. Pharmacokinetic processes like absorption, then distribution, protein binding, complexation, biotransformation, and then excretion of the drug. All these parameters affect the overall activity of the drug. मैं क्या कह रही हूँ कि सिर्फ एक्टिविटी जो है रिसेप्टर की बाइंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक्टिविटी फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी डिपेंड कर रही है कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, लाइक उसका एब्जॉर्प्शन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रोटीन बाइंडिंग है कि नहीं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कितना है ड्रग का, और फिर एक्सक्रीशन ड्रग का कितना एलिमिनेशन लाइफ है, उसकी हाफ लाइफ है. सो ये प्रोसेसेस जो हैं और जो ड्रग का अमाउंट एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ के लिए हमने थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया है, जो हमने बॉडी में एडमिनिस्टर किया है, वो वहाँ पे कितना होगा. ये अमाउंट डिपेंड करेगा कि हमने कितना अमाउंट ड्रग का बॉडी में इंजेक्ट किया है, प्लस ये जो उसके प्रोसेसेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस हैं, वो किस तरह का प्रोफाइल है ड्रग का. दोनों मिलके हमारी जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग प्रेजेंट होगी वो डिसाइड करते हैं. सो ड्रग पहले एब्जॉर्ब होती है स्टमक के थ्रू या फिर इंटेस्टाइन के थ्रू, डिपेंड करता है कि ड्रग हमारी एसिडिक ड्रग है, वीकली एसिडिक है या वीकली बेसिक है. अगर हमारी वीकली एसिडिक ड्रग है तो स्टमक से हमारी एब्जॉर्ब होगी, और वीकली बेसिक है तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी. और आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो ड्रग है हमारी वो लिवर में जो है वो जाएगी. सो पहले जो ड्रग है वो लिवर में जाने पे उसकी मेटाबॉलिज्म होगी. सो जो ड्रग बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती है उनका एक्शन जो है, जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो कम होगा, और जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा सो उनका जो है थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा. जो ड्रग जो है जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाती है जिनकी लिवर में, तो वो ड्रग को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. इस इफेक्ट को जिसमें ड्रग हमारी बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती है वी कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग. सो ऐसी कंडीशन में जो ड्रग है वो लेस अवेलेबल होती है एट द साइट ऑफ एक्शन. सो ड्रग और उसके जो मेटाबोलाइट हैं मेटाबॉलिज्म के बाद कहाँ पे जाते हैं, दे विल पास थ्रू दी यूरिन और थ्रू दी बाइल. अगर यूरिन के थ्रू पास हुए हैं तो एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी. बट अगर हमारी जो ड्रग है वो बाइल में एक्सक्रीट हो गई है, बाइल में गई है, तो वहाँ क्या होगा, इट विल गो टू द ल्यूमेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ल्यूमेन में पहुँच जाएगी, और वहाँ से जो ड्रग है वो एज इट इज़ रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगी जो ड्रग हमारी है, या फिर जो ड्रग है दैट विल फर्दर अंडरगो मेटाबॉलिज्म एंड विल रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द हिपैटिक सर्कुलेशन. सो इससे क्या होगा, इसे हम कहते हैं एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं. तो ड्रग जो है बहुत लंबे टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारी ड्रग जो है सर्कुलेशन में रहती है. सो ऐसी ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी एंड इट विल हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा. ऐसी एक ड्रग एग्जाम्पल बताती हूँ, मॉर्फिन है. मॉर्फिन जो है इस ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन से मेटाबोलाइट होती है. तो इसका जो मेटाबोलाइट है मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड, ये बाइल में चला जाता है, और बाइल में जाने के बाद इट विल अंडरगो एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन. तो वहाँ जाके ये फर्दर मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है, मतलब इसको फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है और फिर से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाती है, और रीएब्जॉर्ब्ड होने पे इट विल एनहांसेस दी थेरेपेटिक इफेक्ट और थेरेपेटिक ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग. उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी जो है, ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दिस एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन. सो ऐसी ड्रग जो कि बाइल में सिक्रीट हो रही हैं, दे मे अंडरगो एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन, रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, एंड देन they will have the long duration of action. So drug metabolism is very important factor
व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रग एक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम में ड्रग का क्या इफेक्ट होगा, इसको अगर हमें स्टडी करना है तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोर ओवर जो भी ड्रग हम ले रहे हैं उसको बॉडी से हमें एलिमिनेट करना है, सो उसके लिए हमें ड्रग मेटाबॉलिज्म, वी शुड अवेयर ऑफ दिस वेरी वेल। ड्रग मेटाबॉलिज्म तो होता क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म ये वो प्रोसेस है जो टर्मिनेट करता है ड्रग के इफेक्ट को। तो हमने ड्रग ली है, इट विल शो द थेरेपेटिक इफेक्ट आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, और उसके बाद उसको क्या करना है, एक टाइम के बाद उसका इफेक्ट जो है टर्मिनेट होना है, मतलब उसका इफेक्ट जो है ख़त्म कर देना है। तो वो जो ख़त्म करना है, इफेक्ट जो टर्मिनेट करना है, जो उसकी एक्टिविटी को टर्मिनेट कर देना है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में या तो चेंज हो रहा है या फिर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है, सो वो जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? इट विल रिजल्ट इनटू द टर्मिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस है। जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ड्रग की, it will lost by the metabolism और biotransformation। so enzymatic biotransformation जो है हमारी बॉडी में कैसे होता है बायोट्रांसफॉर्मेशन? by the help of the enzyme। जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, इट इज़ कैरीड आउट बाय द नंबर ऑफ एंजाइम्स, नंबर ऑफ सेवरल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस बायोट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो इन्वॉल्व होते हैं इसको हम फिर क्या कहेंगे? बिकॉज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, सो वी कॉल इट एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारी जेनोबायोटिक या फिर ड्रग को कहोगे या कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल है उसको किस में कन्वर्ट करती है? जो क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, जो मोस्टली ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर होती हैं, वो कैसी होती हैं? दे आर लिपोफिलिक इन नेचर, बिकॉज दे नीड टू पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, फिर हमारे टारगेट के साथ बाइंड करना है, सो दे हैव टू बी लिपोफिलिक इन नेचर। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर लिपोफिलिक इन नेचर। तो हमें उसको अगर ड्रग एक्शन को टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेशन कैसा होता है? ईदर दे विल एक्सक्रीट इन यूरिन और इन बाइल। तो अगर यूरिन में एक्सक्रीशन होना है तो इट शुड बी पोलर इन नेचर, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए हमारी ड्रग। सो ड्रग को पोलर, हाइड्रोफिलिक एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, पोलर, हाइड्रोफिलिक एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्ज करना, दिस इज कॉल्ड द एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन। सो लिपोफिलिक ड्रग जो भी है हमारी, दैट विल कन्वर्टेड इनटू पोलर, हाइड्रोफिलिक एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल and go into the urine and eliminated by the kidneys। वहाँ से एलिमिनेट हो जाती है ड्रग हमारी बॉडी से, एंड थेरेपेटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग हैज़ बीन लॉस्ट। तो जीनोबायोटिक होती क्या है? जीनोबायोटिक एक कॉमन टर्म हमने यूज़ करनी है कि अगर ड्रग है तो हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम द ड्रग अदर पॉल्यूटेंट्स हो गए और एनवायरमेंटल केमिकल्स हो गए, फूड एडिटिव्स, प्लांट के टॉक्सिन्स और जो भी अदर केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे भी हमारी बॉडी एक्सपोज्ड होती है, जो भी हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं, उन सारे फॉरेन पार्टिकल्स को, केमिकल पार्टिकल्स को हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीनोबायोटिक्स। ये टर्म जो है जीनोबायोटिक है। और जो ड्रग है या जीनोबायोटिक है, इसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ड्रग क्या हो सकता है ड्रग के साथ? सो ये जो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसके अफेक्ट है कि क्या क्या हो सकता है ड्रग के साथ। अगर ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जाती है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ड्रग जो है एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना ले। जो मेटाबोलाइट बन रहा है, हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट, दैट मे बी टॉक्सिक इन नेचर, ऐसे एक कंडीशन है। या फिर जो ड्रग है हमारी वो कोई इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाए। सो दिस इज़ द मेजर चांसेस कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाना है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसके पास नहीं होगी। या फिर ड्रग हमारी जो है, जो हमारी पेरेंट ड्रग है जो हमने एडमिनिस्टर की है, और अब जो मेटाबोलाइट बन रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन से, जो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, वो मेटाबोलाइट और भी एक्टिव है, हमारी ड्रग से भी एक्टिव है, ऐसी एक कंडीशन हो सकती है। या फिर जो हमारी पेरेंट ड्रग है उससे लेस एक्टिव कंपाउंड बन सकता है। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ये 4 एस्पेक्ट्स हैं या 4 रिजल्ट हो सकते हैं। द ड्रग में बी
toxic metabolite, the drug may converted into toxic metabolite, or drug may converted into the inactive metabolite, or there may be chances that more active metabolite may be formed due to the biotransformation, or less active metabolite is formed by the process of biotransformation of the drug. So these are the aspects of the biotransformation. What will happen with the drug if it will undergo biotransformation? So these are the possibilities of the drug biotransformation. So how it takes place, biotransformation? See, if your drug is highly lipophilic, then what will happen? Your drug is highly lipophilic, then what are the chances that it will accumulate in the tissues, because lipophilic character जितना ज़्यादा होगा, ड्रग हमारी टिश्यूज़ के अंदर उतना देर तक रिसाइड करेगी, उतना देर तक वहाँ स्टे करेगी. सो एक्यूमुलेट हो जाएगी ड्रग, और उसके बाद ड्रग कहाँ आएगी? ये फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में हमारी ड्रग आ जाएगी. सो फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में ड्रग का कन्वर्जन कैसा हो जाएगा? पोलर ड्रग बन जाएगी, और पोलर ड्रग जो है फिर अंडरगो होगी टू दी फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के लिए. After the phase 2 metabolism, it will convert into the hydrophilic molecule and will get excreted by the renal or biliary excretion. ये हमारी ड्रग अगर हाईली लिपोफिलिक है तब होगा. अगर ड्रग हमारी लिपोफिलिक है, सपोज ड्रग हाईली लिपोफिलिक नहीं है, तो टिश्यू में अब इसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा. It will not get accumulated for the long time in the tissue, and now directly after the effect it will undergo the phase 1 metabolism. फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली ये आ जाएगी, और वहाँ से फेज़ 1 से जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी मोर पोलर देन द पेरेंट ड्रग से ज़्यादा पोलर होगा, एंड इट विल अंडरगो द फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म. फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म, आफ्टर द फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म ड्रग मे अंडरगो बाइलरी एक्सक्रीशन और इट मे अंडरगो यूरिनरी एक्सक्रीशन, एंड इट विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी. नाउ देयर इज अ चांसेस देन ड्रग इज पोलर इन नेचर. If your drug is polar in nature, then it will directly, polar nature means it contains the OH, NH2, SH like groups. So it will undergo phase 2 metabolism, and phase 2 metabolism result in the inactive metabolite, and this inactive metabolite will go to the biliary excretion or urinary excretion, and drug is eliminated by the body. And the fourth class of the drug is hydrophilic. Your drug molecule is hydrophilic in nature, highly hydrophilic. It is not lipophilic in nature. Then what will happen? It will not undergo metabolism, and such type of drug will directly excrete out into the renal or biliary excretion. They will excrete out from the body majorly by the renal excretion. So there are 4 types of drug molecule may be there. The first one is the highly lipophilic drug, then lipophilic, then polar, then hydrophilic. So drug may be, and according to their nature, the biotransformation take place. If your highly lipophilic drug is there, then it will undergo, first it will go phase 1 and then phase 2. Lipophilic drug will also undergo phase 1, phase 2, and if your molecule is polar, then phase 2 reaction, and if your molecule is hydrophilic in nature, then it will undergo the excretion by the renal, means through the urine it will eliminated by the body. Then what are the pathways of the biotransformation reactions? Pathways means कैसे होती हैं, कौन कौन सी reactions है biotransformation की. So biotransformation को हम 2 phases में divide कर सकते हैं, that is phase 1 and phase 2 reactions. So phase 1 reaction में मैंने बताया कि molecule हमारा polar हो जाता है nature में. The molecule become polar in nature, and in phase 2 reaction the molecule become highly hydrophilic. So ये जो reaction है phase 1 reaction, इसमें हमारा जो molecule है it will be polar in nature, और polar group added to this substrate molecule, drug molecule, and in the phase 2 reaction drug becomes hydrophilic in nature and goes to the biliary or renal excretion. So what are the phase 1 metabolic reaction? जो phase 1 metabolic reaction है वो parent drug को और polar drug बना देती हैं और polar metabolite में convert कर देती हैं.
So conversion of the parent drug to the more polar metabolite is called phase 1 metabolic reactions. So these are the what are the phase 1 metabolic reaction? There are 3 types of metabolic reactions that comes under the phase 1, that is oxidation, then reduction and then hydrolysis. These are the 3 major types of phase 1 metabolic reaction. And now what are the result of phase 1? क्या result होंगे phase 1 reaction के? So पहले जो functional group है, नया functional group हमारी किसी drug में add हो सकता है. तो polar बनाना है तो कैसा functional group add होगा? It may be OH type functional group, it may be NH type functional group, NH2 type. ऐसा कोई functional group उसमें add हो जाएगा हमारी drug में. So अगर ऐसा कुछ reaction हो रही है, ऐसा कोई functional group add हो रहा है, that is phase 1. या फिर हमारे पास एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो मॉडिफाइड हो जा रहा है, लाइक हमारे पास कोई कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है CO, अब ये रिड्यूस हो जाए और ये COH एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है. सो इसको हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप इनटू द मोर पोलर ग्रुप में कन्वर्जन हो रहा है. या फिर फंक्शनल ग्रुप फॉर फेज 1 रिएक्शन इज एक्सपोज्ड. जो फंक्शनल ग्रुप हैं फेज 1 रिएक्शन के, वो फेज 2 रिएक्शन के लिए एक्सपोज्ड हो जाएं. मतलब लाइक उसमें OH था लेकिन वो एक्सपोज्ड नहीं था, वो एक्सपोज्ड हो जाए फॉर दी फेज 2 रिएक्शन. अब उस पर फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगी. सो ये ऐसी जो कंडीशंस हैं, ऐसे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये फेज 1 रिएक्शन के हैं. फर्स्ट क्या इसमें हो सकता है, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, एक नया फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है. सेकंड क्या हो सकता है, एक जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो मॉडिफाई हो सकता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो फेज 2 रिएक्शन के लिए एक्सपोज्ड हो सकता है. दीज आर दी रिजल्ट ऑफ द फेज 1 मेटाबॉलिज्म. फेज 1 मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट हैं. अब जो फेज 1 के टाइप है रिएक्शंस के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेज 1 रिएक्शंस. सो पहली जो फेज 1 की रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन एंड देन द हाइड्रोलिसिस. सो 3 टाइप की जो रिएक्शंस हैं फेज 1 की, वो हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस. All 3 are the phase 1 reactions and these are non-synthetic reactions in nature and general produce a more water soluble and less active metabolite. Generally क्या result होता है, ऐसे कई बार क्या होता है कि more active compound भी बन जाता है, metabolite भी बन सकता है, कई बार toxic metabolite बन सकता है. but generally क्या बनेगा, generally जो है वो हमारा जो metabolite बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा और मोर पोलर होगा एज द पेरेंट कंपाउंड एज कम्पेयर टू पेरेंट कंपाउंड. जो हमारा पेरेंट कंपाउंड है उससे लेस एक्टिव होगा और मोर पोलर होगा, मोर वाटर सॉल्युबल होगा एज कम्पेयर टू योर पेरेंट कंपाउंड. सो ये रिजल्ट होगा हमारी फेज 1 रिएक्शंस का. अब जो फेज 1 रिएक्शन है, स्मॉल मॉलिकुलर ड्रग्स जो होती हैं लिपोफिलिक नेचर में है, सो वो कन्वर्ट होंगी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड इनटू मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, और जो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे थ्रू द यूरिन, और दे विल अंडरगो इनटू द फेज 2 रिएक्शंस, और दे विल अंडरगो इनटू द फेज 2 रिएक्शंस. तो जैसे लिपोफिलिक ड्रग है, जो लिपोफिलिक ड्रग हमारी कैसे कन्वर्ट हो रही है फेज 1 में, मोर पोलर मॉलिक्यूल में, और जो ये मोर पोलर मॉलिक्यूल है ये किस में जा रहा है हमारा फेज 2 रिएक्शंस में. सो फेज 2 रिएक्शन में जाने के बाद ये क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से. सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हम 3 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस. सो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है कौन सी, ऑक्सीडेशन. इट इज़ मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन एंड द एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस को करेगा, दैट इज साइटोक्रोम P450. ये जो आइसोजाइम्स हैं उनकी कैटेगरी है साइटोक्रोम P450, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर द फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए, साइटोक्रोम P450. सो ऑक्सीडेटिव बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सो ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है और इसमें हमें दोनों मॉलिकुलर ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों चाहिए इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए. मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ आर रिक्वायर्ड. मॉलिकुलर ऑक्सीजन लाइक जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो चाहिए, और जो एंजाइम इसको कंडक्ट कर रहे हैं साइटोक्रोम P450 के, कौन से इस फैमिली का कौन से एंजाइम इसको कंडक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन को, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेजेस और मोनो ऑक्सीजिनेजेस. उनका एंजाइम का जो नाम है वो क्या है, स्पेसिफिकली ऑक्सीडेजेस और मोनो ऑक्सीजिनेजेस. सो दिस P450 कैटेगरी की ये एंजाइम्स हैं. अब जो रिएक्शन होती है, सीक्वेंस क्या है इन रिएक्शंस का, जब ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे कैरी आउट करेंगे ऑक्सीडेशन को. सो सबसे पहला जो होता है वो हमारी जो ड्रग है,
जो हमारा ड्रग है उसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट। तो ड्रग जो है एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगी। एंजाइम यहाँ पे क्या है, फेरिक साइटोक्रोम P450। फेरिक साइटोक्रोम P450 ये एंजाइम है और ड्रग के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये देखिए सबसे पहले हमारा ये एंजाइम है साइटोक्रोम P450, ये एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ से ड्रग, ये हमारा सबस्ट्रेट क्या है, इसको हम कहेंगे ड्रग। अब जो हमारा ये सबस्ट्रेट के अंदर आप देखो ये फंक्शनल ग्रुप RH, मतलब इस पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे ड्रग का एक हमने स्ट्रक्चर, एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर लगा दिया। अब ये ड्रग इसके साथ बाइंड करके क्या बना रही है, साइटोक्रोम P450 ड्रग सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये सबस्ट्रेट के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये फॉर्म क्या है, फेरिक फॉर्म क्या है एंजाइम की, फेरिक फॉर्म है। जो सेकेंड स्टेप है इसमें क्या करेगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Fe की क्या वैलेंसी है, 3+। अब हमारा Fe किस में चेंज हो जाएगा, 2+ में, फेरस आयन में। सो ये हमारा साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, बिकॉज रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, सो ये रिडक्टेज एंजाइम है और ये जो है हमारी रिएक्शन को कैरी आउट करेगा और ये फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन, ये ऑटो ऑक्सीडेशन है। ये हमारा जो ऑक्सीडेशन से सुपर ऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड के बाद ये हमारा परऑक्साइड बनेगा और परऑक्साइड के बाद ये जो हमारा फॉर्म है ये एक्टिवेटेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिवेटेड ऑक्सीजन में आने के बाद जो ड्रग है ये हमारा साइटोक्रोम P450 को रिलीज़ कर देगा और ये हमारी ड्रग है, यहाँ पे H था, अब यहाँ पे क्या आ गया, OH, हाइड्रोक्सिलेज कर देगा। जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिली है, ये एक्टिवेटेड ऑक्सीजन, this will added to the H and it will form OH, hydroxyl group, it will form hydroxyl group. So we are talking about this. So first part is the enzyme substrate complex formation, then second is the reduction that is carried out by the NADPH that will provide the electron for the reaction. अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास मॉलिकुलर ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड कर लेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है फेरस की, जब ये बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी साइटोक्रोम P450 कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद ये जाएगा ऑटो ऑक्सीडेशन में, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। सुपर ऑक्साइड बनाने के बाद क्या बना रहा था, ये परऑक्सी फेरिक सुपर ऑक्साइड, एनायन अंडरगो रिडक्शन, अगेन रिडक्शन होगा और ये साइटोक्रोम B5 इसके थ्रू होता है और वहाँ पे ये परऑक्सी फॉर्म बना लेगा। परऑक्सी फॉर्म बनाने के बाद इट विल गो हेट्रोलिटिक क्लीवेज और क्लीवेज की वजह से क्या होगा, इसके पास जो है ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगी दैट विल बी एक्टिवेटेड ऑक्सीजन, Fe+5 is added to the oxygen. Now this will undergo further reaction and ferric cytochrome P450 will leave out from here and your drug will get the hydroxyl group. Your drug will have the hydroxyl group. So this biotransformation process, this is a cyclic process where drug is adding to this cytochrome P450, then it will go undergo reduction, then oxidation, then reduction, oxidation, and then it will form the hydroxyl group into the drug. Then this is reductive biotransformation. So reductive biotransformation is also carried out by the liver microsomal enzymes, and reductive biotransformation is carried out for the azo compounds, for nitro compounds, for ketonic functional group, इनके लिए हम करते हैं. So azo compound का एग्जाम्पल है प्रोंटोसिल. दिस इज द ड्रग प्रोंटोसिल, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है और ये एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से जो यहाँ पे हमारा ये एजो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी अमीन. ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 प्राइमरी अमीन बन जा रहे हैं. ठीक है. सो एजो रिडक्टेज इज द एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन, एजो रिडक्टेज, और ये एजो रिडक्टेज इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर रहा है. देन सी डाइसल्फाइड्स ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द सल्फाइड. डाइसल्फाइड को भी हम कन्वर्ट करेंगे. ये हमारा जो डाइसल्फाइड का कन्वर्जन होता है वो भी हमारा ऑक्सीडेटिव बायोट्रांसफॉर्मेशन से होता है. सो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है S डबल बॉन्ड S, ये भी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेज से रिडक्टेजेस से. ये रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट विल ऑल्सो अंडरगो कन्वर्जन. देन सल्फोक्साइड, दिस S डबल बॉन्ड O,
it will convert it into the, this is converted into the SH and this is converted into the S sulfide. So these are the reduction. Reduction is carried out for the sulfoxide, for the azo compound, for the nitro compounds. Nitro compounds, if we take the example of nitro NO2, NO2 will convert it into the amino NH2 primary amine, it will convert into the primary amine. And if we talk about the reduction of ketone, ketone reduction is carried out to the CO bond, CO bond is converted into the COH, hydrolytic, it will convert into the hydroxyl group. CO functional group, ketonic functional group will convert into the hydroxyl functional group, and reduction is carried out by the ketone reductase. So अगर ये azo compound को reductase कर रही है तो azo reductase, अगर नाइट्रो को कर रही है तो नाइट्रो रिडक्टेज, और अगर सल्फर को कर रही है सल्फाइड को सल्फाइड रिडक्टेज, और अगर अब ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को कर रही है तो कीटोन रिडक्टेज. तो जो सबस्ट्रेट है, जैसी ड्रग है जिस फंक्शनल ग्रुप को ये कर रहा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे रिडक्टेज के साथ. ये एग्जाम्पल हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के, नालेक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, ये मॉर्फिन एंटागोनिस्ट है, और हाइड्रोमोरफोन ये भी उसी कैटेगरी की ड्रग है, एंड डोनोरूबिसिन इज अ एंटीबायोटिक. इनमें सब में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड दे विल अंडरगो रिडक्शन बाय कीटोनिक रिडक्टेज. देन लास्ट इज द हाइड्रोलिटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन. सो एस्टर्स हैं, अमाइड ड्रग्स हैं. जो एस्टर्स हैं, लाइक एस्टर ड्रग हमारी क्या होगी, C डबल बॉन्ड OOH, दिस विल अंडरगो द हाइड्रोलाइसिस. अमाइड CONH2, दिस विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं दे विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. और जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, लिवर में, और किडनी, अदर टिश्यूज़ लाइक ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, स्किन में भी प्रेजेंट होंगे. सो जो एंजाइम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, उनकी मेजर साइट लिवर है, otherwise they may be present in the brain, they may be present in the kidney, they may be present in the lungs, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. एस्टर्स एंड अमाइड आर हाइड्रोलाइज्ड रैपिडली बाय ग्रुप ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी एस्टरेजेस. इनके लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो है कार्बोक्सी एस्टरेजेस. और एग्जाम्पल क्या है कार्बोक्सी एस्टरेजेस का, कोलिन एस्टरेजेस, कोलिन एस्टरेज एंजाइम, अराइल कार्बोक्सी एस्टरेज. अगर हम अराइल फंक्शनल ग्रुप को, अराइल एस्टर है हमारा तो अराइल कार्बोक्सी एस्टरेजेस, और लीवर माइक्रोजोमल कार्बोक्सी एस्टरेजेस. दीज आर द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये जो हमारा कोलिन एस्टरेज हाइड्रोलाइसिस है, ये प्रोकेन हमारी ड्रग है, और प्रोकेन में आप देखो ये हमारी एस्टर लिंकेज है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज है. सो ड्रग हमारी यहीं से ब्रेक डाउन हो रही है. यहाँ पे हमारी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ OH और इधर H, तो ये पार्ट हमारा अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो गया, ये प्रोकेन हमारी कन्वर्ट हो गई. देन नेक्स्ट ड्रग इज अमाइड सच एज लिग्लोकेन. लिग्नोकेन अगर ड्रग है सो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, अमाइन, अमाइन में. तो लिग्नोकेन का क्या है, ये CONH2, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, CH3 और यहाँ NH2. तो ये हमारा ब्रेक हो गया, यहाँ पे H और यहाँ OH, ये ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोलाइसिस हो गई अमाइड लिंकेज की. सो इट विल गो इनटू द हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, so this biotransformation lead to decreased pharmacological activity or increased pharmacological activity or increased toxicity maybe, or metabolite may be carcinogenic, mutagenesis, and altered pharmacological activity may result due to the biotransformation. So these are the references for the lecture. Thank you.